वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। देखिए जीत हमारे साथ, जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर एग्जाम एक्सपर्ट के साथ। मैं परवेज खान आपको कराने आया हूँ शब्द रचना। तो हिंदी ग्रामर आपकी चल रही है, तो हिंदी ग्रामर में आज का आपका टॉपिक रहेगा शब्द रचना। कितने प्रकार के होते हैं और उनका विकार कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे आपको एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की तरफ से क्या क्या दिया जा रहा है और हमारा मोटो क्या है, तो उसके बारे में जान लेंगे। देखिए हमारा मोटो है आपकी जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। तो आप जुड़ेंगे कैसे? आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर वहां पे आप लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट लिखेंगे तो वहां पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा और आप इसे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, अरे अपना नंबर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो वन प्लेटफॉर्म फोर है यहाँ पे, एनी एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप यहाँ से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो हर समस्या का समाधान आपको यहीं से मिलने वाला है, इसी संस्थान से, यानी कि एग्जाम जॉब एक्सपर्ट से आपका हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा जिस आपकी आप तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, तो साथ ही आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 1000 से ज्यादा नोट्स बुक ऑनलाइन पीडीएफ। तो आप इसके माध्यम से अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। अलर्ट एरिया, देखिए अलर्ट एरिया में आपको क्या जानकारी मिलेगी, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी आने वाली, कितनी आने वाली, कब होगा उसका एग्जाम, तो उनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। एवरी जॉब यानी कि प्रत्येक नौकरी के बारे में और एग्जाम के बारे में यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए चलते हैं आपको, और यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ सबसे पहले हमारा मोटो है जीत की तरफ पहला कदम। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहला कदम उठाना है। पहला कदम क्या होगा जीत की तरफ, तो आपका पहला कदम है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना। किसके साथ? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ेंगे कैसे आप यहाँ से, तो आपको क्या करना है, अब हमारे प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करने के बाद उसे लॉगिन कर लेंगे। और साथ ही देखिए आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, फ्री वीडियो कोर्स। यहाँ पे फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ से अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट कितना है, 50,000 से ज्यादा वीडियो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप इससे पढ़कर अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ऑल योर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, माई कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, इंडिया जीके, जनरल एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टडी। तो आप यहाँ से भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, फॉर डाउट सॉल्विंग है। ठीक है, करंट अफेयर्स में देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, क्या उपलब्धि, साहित्य में क्या मिला है, विज्ञान में क्या मिला है, पर्यावरण को लेकर हमारी क्या नीतियां हैं, क्या योजना है, तो उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे विद सॉल्यूशन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आज अपने टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक आ चुका है यहाँ पे शब्द रचना। देखिए यहाँ पे शब्द रचना, शब्दों के बारे में बताया जाएगा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये आज आपका टॉपिक है। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शब्द रचना। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सार्थक क्या होते हैं, जिनका अपना कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अपना अर्थ होता है, ये आपको याद रखना है। सार्थक यानी कि अर्थ के सहित, निरर्थक जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शब्द के भेद कितने हो गए, दो, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कितने हैं, प्रयोग या रूप के आधार पर दो हैं, ये आपको याद रखना है, यानी कि अर्थ के सहित वाले। तो कितने होते हैं, दो प्रकार के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे दो होते हैं, तो एक तो सार्थक है और निरर्थक है। लेकिन प्रयोग के आधार पर कितने हैं, विकारी और अविकारी। देखिए प्रयोग के आधार पर कितने हैं, विकारी और अविकारी। तो बात करते हैं हम रचना के आधार पर। देखिए रचना या बनावट के आधार पर तीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता। जिससे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे लिखा है लड़का, क्या लिखा है, लड़का लिखा है, तो क्या हम इसमें विकार कर सकते हैं?
तो अगर हम विकार होगा तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लड़की बनेगा। इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे विकार हो चुका है। क्या हो जाएगा, विकार हो जाएगा। अब जैसे हम बात करें अविकारी की, अगर हमने यहाँ पे दिन लिखा है तो दिन को हम दीनू या दीनो नहीं लिख सकते। तो ये आपको याद रखना है, अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक के आधार पे, काल के आधार पे, पुरुष के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द कौन कौन से, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। इनकी संख्या कितनी होती है ये भी आपको याद रखना है। विकारी शब्द 4 होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। उम्मीद करता हूँ यह सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और एग्जाम में इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप, इसको समझ लेंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। किसकी बात करते हैं, अविकारी शब्द की। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मय आदि है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये भी आप ये संख्या याद रखेंगे कि संख्या कितनी होती है, तो आप रखेंगे याद संख्या कितनी होती है। अविकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, तो ये याद रखना है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। अब बात करते हैं आगे उत्पत्ति के आधार पे। देखिए उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं, इनकी भी संख्या 4 है, तद्भव होते हैं और देशज होते हैं और विदेशज होते हैं या आगत कहते हैं। देखिए बात करें यहाँ पे तत्सम शब्द की, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो तत्सम शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत के कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होकर और वैसे के वैसे लिखा जाए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो प्राकृत से निकलकर, संस्कृत से निकलकर रूप परिवर्तक होकर हिंदी शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। देश, देखिए देश में जन्मा हुआ, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही ना चले, उसे देश शब्द कहा जाता है, और जिनका जन्म देश में ही हुआ हो, ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं विदेशी या आगत। विदेशी यानी कि किसी भी देश का, भारत अपने देश को छोड़कर किसी भी देश को, उसे विदेशी कहा जाएगा। और आगत यानी कि आने वाला, किसी भी भाषा से आने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगत शब्द हो जाएगा। जैसे दरोगा शब्द है, तो दरोगा कहाँ का है, तो तुर्की का है, तो इसी में हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे या आगत। चलते हैं आगे। देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे है रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, एक शब्द को अगर हम 2 भागों में बांट दें या उसको विभाजित कर दें या उसके टुकड़े कर दें, जिनका कोई अपना अर्थ न बनता हो, उसे रूढ़ कहा जाता है। बात करते हैं यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं, दोनों ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ तो होता है और दोनों अलग अलग होंगे फिर भी अर्थ होगा, और एक साथ बना देंगे तब भी अर्थ होगा, उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए 2 शब्द कैसे होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, दोनों को मिलाकर तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उसका अर्थ निकलता है, उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है, तो आप इसके बारे में सबसे पहले जान पढ़ेंगे। ठीक है, ये बनता कैसे है, फिर आगे चलेंगे। देखिए अब बात करें यहाँ एक या एक से अधिक वर्णों, अक्षरों के मेल से स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक या एक से अधिक, क्या होगा, एक या अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, तो उनका कोई क्या होना चाहिए, अपना अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, आ लिखा है और यहाँ पे लिखा है जय, क्या लिखा है, जय लिखा है। अब ये कैसे हो चुके हैं, दो या दो से अधिक होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे आ है और जा है, और इनको अगर हम जोड़ देते हैं, इनका मेल कर देते हैं, और मेल करने के बाद एक तो स्वतंत्र होना चाहिए, क्या समझिए, स्वतंत्र होना चाहिए और उसका अपना अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आ प्लस जय लिखा, तो इसका अर्थ बन चुका है आज। क्या बना है बच्चों, आज बना है, यानी कि जो दिन है आज का। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको ऐसे करके लिख दे, जय प्लस ए, क्या जय प्लस आ लिखा जाए, जय प्लस आ हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या बना, जा बन गया, जा आ। तो यहाँ पे इसका कोई अपना अर्थ नहीं बनना, तो ये शब्द नहीं रहेगा। और यहाँ पे जब इसको जोड़ देंगे, स्वतंत्र आज है, ठीक है, और इसका अपना अर्थ बन रहा है, तो इसे कहा जाएगा शब्द, और ये हो जाएगा जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा अभय, लिखा ए भय ये, अभय लिखा है, अरविंद लिखा है ए रे वे, छोटी की मात्रा आधा नया होता है, अरविंद बन जाएगा, अभिषेक बन जाएगा,
तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। वर्णों का वर्णों का समूह, या वर्णों का समूह कहलाएगा, और जिसका कोई अपना अर्थ हो तो शब्द बन जाएगा। अगर हम बात करें नॉर्मल बात की, नोट पॉइंट याद रखेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं। क्या होना चाहिए, एक ही अर्थ के लिए करें, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों के में अंतर स्पष्ट होता है। देखिए विन्यास क्या करता है, हम उसको तोड़ देते हैं, क्या उसके मूल रूप में लेके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल लिखा है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसके मूल रूप में ले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रे लिखा है, तो रे पे कोई मात्रा है तो रे पे हम हलंत लगाएंगे, तो आ इसमें शामिल है, तो आगे हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो रे से आ निकला है। और उसके बाद है, और है पे कौन सी मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी व्यंजन से कोई मात्रा हटाते हैं निकालते, तो वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, जिसे हम स्वरहित कहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहचान चिन्ह के लिए एक हलंत लगा देते हैं, जिसे कहते हैं तिरछे लाइन। अगर ये जिसके नीचे लग जाता है तो कैसा हो जाता है, आधा वर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ऊ आ चुका है पे मात्रा है, तो ले और ले पे हमने हलंत लगाया, ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे कहा जाएगा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। अब बात करें शब्द में अक्षर, देखिए जैसे राहुल लिखा है, तो अक्षर यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे 3 अक्षर बनेंगे। रा लिखा है तो आ इसमें शामिल रहेगा, एक अक्षर हो चुका है। और रहू, इसमें हु आ जुड़ जाएगा, तो एक ये हो जाएगा अरे के। तो शब्द में अक्षर 3। जब की बात करें वर्ण, तो वर्ण में इसमें वर्ण की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे, वर्ण की संख्या होती है यहाँ पे 6। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ण, क्या लिखा है, ध्वनि के बारे में जान लेंगे, ये होता क्या है। देखिए ध्वनि के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड न हो सके। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा होता है। बिल्कुल ध्यान रखना इसमें। देखिए वर्ण क्या कहा है, और लिखित या मूल की बात करें, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे ए बोला है, अगर हमने यहाँ पे लिखा तो बच्चों क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं इसका उच्चारण करता हूं, तो ये यहाँ पे ए बोला है और आपने सुना है और आपको समझ में भी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर ये ध्वनि कहलाती है। तो इसको क्या कहेगा, मौखिक रूप से बोले जाने वाला, भाषा का सबसे छोटा रूप जो मौखिक रूप से बोला जाए वो ध्वनि कहलाता है। और जिसको कहे जाए भाषा का सबसे छोटा रूप जो लिखा जाए, ठीक है, उसे कहा जाता है वर्ण। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, ई लिखा है, कै लिखा है, खे है और गे है, तो यहाँ पे क्या होता है, हलंत लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हलंत होगा। और ये कैसे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जानेंगे यहाँ पे। ये आगे पॉइंट लिखा है, इन ध्वनि अर्थात वर्णों को लिखने के जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब देखिए लिपि चिन्ह तो होते ही हैं, अगर हमने क्या बोला तो क्या यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया, लिपि हो गया। जिसको हमने बोल दिया और उसको लिख दिया तो क्या होगा, लिपि हो जाएगा। अब हमने क्या मैल लिखा है, तो ये क्या लिपि हो चुकी है। अगर बात करें तो लिपि कौन सी है, तो याद रखिए हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सी हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अगर इससे लिखने का तरीका पूछा जाए तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। कहां से लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर ये लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, बाएं से दाईं ओर लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अब बात करते हैं अक्षर। देखिए अक्षर कैसे कैसे बनते हैं, अक्षर अर्थात जिसका क्षर न हो सके, यानी कि उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक सांस में जिस ध्वनि या ध्वनु समूह का उच्चारण, ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे हमने क्या बोला है, तो क्या को बोलने के लिए हमें सोचना नहीं है, ना ही रुकना है। क्या बोल दिया हमने, कै खे गे घे और गे ज्ञान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, नोट पॉइंट यहाँ पे है, सभी स्वर ध्वनियां वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। अब बात करते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो बात करते हैं सार्थक। देखिए इसका अर्थ भी आपको याद रखना है, क्योंकि अर्थ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है कि यहाँ से आप, ठीक है। अब यहाँ पे सार्थक आ रहा है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है, से आ रहा है। और से का अर्थ क्या होता है, समेत होता है। समेत होता है, क्या होता है, समेत। क्या कहे जाए, समेत हो चुका है, तो यानी कि अर्थ के समेत या शामिल हो, उसमें अर्थ शामिल हो, ठीक है। और यहाँ पे अर्थक आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है, यानी कि अर्थ के सहित होना चाहिए। किसके, अर्थ के सहित, समेत या सहित लिखा जाए यहाँ पे, तो ये आप याद रखिए, अर्थ के सहित या समेत उसे कहा जाता है सार्थक। नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे निरर्थक है, निर माने होता है नहीं, और अर्थ, अर्थ के बिना जिसका कोई अपना अर्थ न, उसे निरर्थक कहा जाता है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहा यहाँ पे, जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक होंगे, और जिनका अर्थ होता ही नहीं है उन्हें निरर्थक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रोटी, क्या लिखा है, रोटी लिखा है, पानी लिखा है, ठंडा लिखा है, आदि शब्द। तो यहाँ पे इनका कोई अपना अर्थ है, इन्हें ही हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहते हैं। अब क्या बात करते हैं यहाँ पे निरर्थक। देखिए निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे हमने कहा पानी वानी ला दो, क्या बच्चों, हमने कहा पानी वानी। अब हमने यहाँ पे पानी तो लिखा और बाद में यहाँ पे वानी लिखा। अगर बात करें तो वानी क्या होता है और पानी क्या होता है। देखिए पानी तो पता चल चुका, तरल यहाँ पे पीने के योग्य है, पानी हो चुका है। लेकिन वानी कहाँ से आया, कैसा होता है, किस रंग रूप का होता है, तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे इसे कहा जाएगा निरर्थक, जिसका कोई अपना अर्थ न बने। देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये आपको याद रखना। जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी खानी है, रोटी वोटी ला दो, भूख लगी है खा लेंगे, तो यहाँ पे वोटी आ चुका है, तो वोटी का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए बात करें यहाँ पे वाणी, तो वाणी, पानी वाणी का है। देखिए वाणी का है, तो वाणी कैसा होता है हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, शब्दों में इन सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए ठंडा वंडा ला दो, तो वंडा क्या होता है नहीं पता, पैसा वैसा, तो पैसा तो होता, वैसा कैसे होता नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होगा, सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्दों को जोड़ा जाता है। नोट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। देखिए साधारण यानी कि सामान्य बोलचाल में, जैसे हम बोलते हैं कोई यहाँ पे गेस्ट आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, ये हमें खा भूख लगी है, तो हम क्या कहते हैं सामान्य रूप से कि रोटी वोटी ला दो, पानी वानी ला दो, गर्मी प्यास लगी है, पानी पीना, ठंडा वंडा ला दो, मेहमान आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से साधारण बोलचाल में करते हैं, और ये शब्द कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसके कुछ उदाहरण है वो तो समझ लेंगे आप। देखिए यहाँ पे लिखा है पानी वानी ले आओ। देखिए आपने कहा पानी वानी ले आओ, तो पानी तो आपको पता है इसका कोई अर्थ होता है, पीने योग्य तरल पदार्थ है, तो वानी क्या होता है नहीं पता, तो ये होगा निरर्थक हो जाएगा, और ये होता है सार्थक। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रोटी वोटी। भूख लगी है तो रोटी वोटी ला दो, तो रोटी तो आपको पता है खाने योग्य पदार्थ है, ठीक है, लेकिन वोटी क्या होता है नहीं पता, इसे कहा जाता है निरर्थक शब्द। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए ठंडा वंडा, देखिए यहाँ पे डंडा लिखा है, लेकिन होता है ठंडा वंडा, क्या था बोलते हैं ठंडा वंडा, तो उसको हम ठह लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में हमें मिस्टेक हो गई है, तो ये होता है ठंडा वंडा, ठीक है। क्लियर है? और करते हैं पैसा वैसा किसके पास रखा है, तो पैसा तो होता है, लेकिन वैसा किसके पास रखा है नहीं पता, तो ये निरर्थक हो जाएगा। मेहमानों के लिए चाय वाय बना लो। देखिए चाय के तो बारे में पता है, जिसका कोई अर्थ होता है, पीने वाली चीज है, ठीक है, तो लेकिन वाय क्या होता है नहीं पता, तो यानी कि क्या नहीं पता, जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको साथ में साधारण बोलचाल में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पड़ोसी के यहाँ से दावत वावत नहीं आई। देखिए दावत तो आई है, खाने के लिए कहा होगा, लेकिन वावत क्या होता है तो उसका कुछ नहीं पता, तो ये निरर्थक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते बच्चों अगली पॉइंट पे। देखिए अभी यहाँ पे लिखा है प्रयोग के आधार पे, किसके बच्चों,
हाँ, ये भी आपको याद रखना है कब कहाँ कब कैसे पूछा जा रहा है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। देखिए वहां पे तो है शब्द भेदा दो प्रकार के, लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक की बात करें विकारी और नंबर दो अविकारी। तो सबसे पहले जानेंगे विकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार, किसके आधार पे? कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उससे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। देखिए बात करें लिंग के आधार पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है लड़का। क्या यहाँ पे हमने लड़का लिखा है और हमने इस पे क्या करा? लिंग के आधार पे, क्या लिंग के आधार पे परिवर्तन हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? लड़की बन जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, क्या बना? लड़की यहाँ पे बन चुका है। क्लियर है? अब बात करते हैं वचन के आधार पे। देखिए वचन के आधार पे कैसे होता है? मेज लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? मेज लिखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेजे बन जाएगा। तो परिवर्तन हो चुका है, क्या? मेजे यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, परिवर्तन हो चुका है। अब बात करें कारक। देखिए कारक क्या होता है? कर्ता के द्वारा, ठीक है। जैसे मेरे देश की भाषा, मेरे देश की भाषा, तो मेरे देश की भाषा की भाषा, मेरे देश की भाषा। देखिए यहाँ पे की आ चुका है। अगर कहा जाए मेरे देश का झंडा, क्या कहा बच्चों? मेरे देश का, देश का झंडा, तो यहाँ पे क्या हो चुका है? का झंडा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो चुका है? कारक के आधार पे परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो विकार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिससे तो कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल हुआ है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे मेरी, मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगा, मेरा का क्या बना? मेरी बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जानेंगे विकारी शब्द कितने होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? चार भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे संज्ञा लिखा है, क्या लिखा है? संज्ञा लिखा है, तो जानेंगे यहाँ पे क्या बनेगा संज्ञा में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक संज्ञा लिखा है, तो नदी यहाँ पे लिखा है, तो नदी यहाँ पे लिख दिया बच्चों। क्या नदी लिख दिया, तो नदी का क्या बन जाएगा? नदियां हो जाएगा। क्या हो चुका है? नदियां, ठीक है। तो यहाँ पे नदियां बन जाएगा। तो संज्ञा के आधार पे देखिए परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद सर्वनाम की बात करें, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या लिखा है? अपना लिखा है। क्या लिखा है? अपना, ठीक है। अपना का यहाँ पे क्या बन जाएगा? अपनापन। अपना क्या बनेगा यहाँ पे? अपनापन यहाँ पे बन जाएगा, अपनापन, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे? अपनापन बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्रिया है यहाँ पे, देखिए जीना यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा हमने? जीना, ठीक है। अब जीना का हमने क्या बनाया? यहाँ पे क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। क्या बना बच्चों? जीवन। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? विशेषण लिखा है। क्या लिखा है? विशेषण लिखा। तो सुंदर बना है बच्चों। क्या लिखा है? सुंदर लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? सुंदर लिख दिया, सुंदर। अब ये बनेगा कैसे? देखिए इसका इसका रूप परिवर्तन क्या होगा? सुंदरता बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा यहाँ पे? सुंदरता यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो सुंदरता यहाँ पे बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बनेगा बच्चों? सुंदरता, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरता बन जाएगा। तो यहाँ पे सुंदर का सुंदरता बना, जीवा जीना का जीवन बना, क्रिया से अपना का अपनापन बना है, सर्वनाम से नदी का नदिया बना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकार हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे लिंग वचन के आधार पे। तो मैंने आपको बता दिया कैसे परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये अपना का अपनी बन जाएगा वहां पे। चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं आप। देखिए यहाँ पे नदी का नदिया, अपना का अपने बन जाएगा। यहाँ पे विकार हो चुका है। जीना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जीवनी यहाँ पे जीना लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूप बदलता रहेगा। जा रहे हैं, जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? क्रिया बदल चुकी है। विशेषण है, सुंदर है, यहाँ पे सुंदरता है, ठीक है। सुंदरी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया?
रूप बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए अगले पॉइंट पे जानेंगे। क्योंकि इनके रूप में लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है अविकारी शब्द। क्या लिखा है? अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे अविकारी शब्द लिखे हैं, कितने? 4 लिखे हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण लिखा है, संबंध बोधक लिखा है, और समुच्चय बोधक लिखा है, विस्मय आदि बोधक लिखा है। ये चारों अविकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। जिससे हमने यहाँ पे लिखा है नहीं। क्या हम नहीं को नहा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और है तो और को और ही लिखा जाएगा बच्चों। क्या? और को और ही लिखा जाएगा, तो हम इसको बदल नहीं सकते, और ही बना देंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? अथवा है तो अथवा को अथवा लिखा जाएगा बच्चों। क्या लिखा है? अथवा। ये कैसे होते हैं? अथवा ही होता है। ठीक है। भीतर को भीतरी, भीतर तो भीतर लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है। और ये अब लिंग वचन कारक के आधार पे ये आपको याद रखना है। ठीक है। भीतर है, बाहर है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसका लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन करते हैं तो ठीक ही हो जाएगा। और ठीक है का मतलब तो कुछ होता नहीं है बच्चों। इन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। क्लियर है? सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं? तो अगर आ गए हैं तो चलते बच्चों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है, तो सब बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए विकार के, देखिए विकार के आधार पर शब्द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। क्या? महत्वपूर्ण लाइन है, ये आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण। ठीक है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ से पूछा जाता है कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में, विकारी और अविकारी में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अगर विकार के आधार पे पूछे तो कितने? 8 होते हैं। और विकारी पूछे तो बच्चों 4 होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट। देखिए तीनों एक ही के नाम है, ये भी आपको याद रखना है। के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति और रचना, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने बच्चों? भेद। देखिए 3 भेद। भेद को हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रकार भी इसको कहते हैं। ये आप याद रखना है। ठीक है। भेद, तो यहाँ पे भेद है, रहस्य इसका अर्थ भी बन जाता, लेकिन यहाँ पे प्रकार हो जाएगा। कौन कौन से बच्चों? रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे जिनको अगर हम तोड़ दे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। यौगिक जिनको अलग अलग होंगे फिर भी अर्थ बनेगा, और जो साथ में जोड़ देंगे फिर भी अर्थ रहेगा। योग रूढ़, 2 ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, दोनों को मिलाकर तीसरे अर्थ का निर्माण होगा, उसे कहा जाता है योग रूढ़। समझ में आया? बहुत ही अच्छा। तो चलते हैं बच्चों। देखिए चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे लिखा है आना, क्या? आम लिखा है बच्चों। आम यहाँ पे शब्द लिखा है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? आ लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मैं। तो आ अलग हो गया, मैं अलग हो गया। ना तो ए का अर्थ है, ना ही मैं का अर्थ है। और दोनों को अलग अलग हम करें, दोनों का अर्थ बने, तब ये रूढ़ शब्द नहीं होगा। देखिए इनका कोई से का भी अर्थ नहीं बनना है। अगर एक का अर्थ बने दूसरे का ना बने तो फिर भी ये रूढ़ ही रहेंगे। ये भी आपको याद रखना। देखिए अब बात करते हैं योग, योगी। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा गो, क्या लिखा बच्चों? गो यहाँ पे लिखा है, प्लस यहाँ पे लिखा हमने साला। क्या लिखा है यहाँ पे? साला लिखा है। तो बच्चों क्या बन जाएगा? गौशाला। तो गो का अर्थ गाय है, साला का स्थान है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे फिर भी यहाँ पे क्या बनेगा? गायों का स्थान। ठीक है। तो गौशाला यहाँ पे बन जाएगा, अलग भी अर्थ था और यहाँ पे साथ में भी अर्थ ही है। इसे कहा जाता है यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द लिखा है। देखिए योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जिनका कोई अपना अर्थ नहीं हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे जलज। क्या? जल प्लस जलज यहाँ पे लिखा है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, जल प्लस जय बनेगा बच्चों। देखिए जल, क्या लिखा, जल प्लस जय। अब देखिए यहाँ पे कहा योग रूढ़, क्या योग रूढ़, रूढ़ कैसे होंगे, रूढ़ कैसे होंगे, जिनका कोई अपना अर्थ नहीं बनना है, जुड़े तो होंगे लेकिन रूढ़ होंगे, एक का अर्थ बनेगा एक का नहीं बनेगा। अब इनको हम पहचानेंगे। देखिए जल का अर्थ क्या हो गया, पानी हो चुका है, क्या बच्चों, पानी हो चुका है। और उसके बाद करते हैं जय, तो जय का अर्थ होता है उत्पन्न, क्या होता है, उत्पन्न इसको बोलते हैं, या इसको कहा जाए क्या बच्चों, जन्म कहा जाए। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाए इसको, जन्म। ठीक है, अब इसका अर्थ कैसे बनेंगे, तो क्या कहेंगे, जल में उत्पन्न है जो, क्या, जल में, या जल, जल से जन्मा है जो, तो कौन जन्मा है, अर्थात कमल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों, किसके बारे में, कमल के बारे में। तो दो शब्द कैसे होंगे, योग रूढ़ होंगे, जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होगा, तीसरा अर्थ यहाँ पे निर्माण करेंगे, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है बच्चों, रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, क्या बच्चों, जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक यानी कि निश्चित अर्थ न प्रकट करते हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में होगा। ऐसा शब्द जिसको अगर अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आज लिखा है, कल लिखा है। अगर हम कै और ले को अलग कर दे बच्चों, देखिए कै यहाँ पे लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिखा है, तो अगर हम कै को अलग कर दिया तो कै का कोई अर्थ नहीं, ले को अलग कर दे इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जैसे हम इसको शामिल कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो बनाएंगे कल, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ बन जाएगा, यानी कि आने वाला कल या जाने वाला कल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसके यहाँ पे पर लिखा है, नाक लिखा है, कमल है, पुस्तक है आदि, तो बच्चों ये शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे आ और जय यहाँ पे अलग है, कै और ले यहाँ पे अलग है बच्चों, क्या है, कै और ले है, पे और रे है, टुकड़े के रूप में कोई अर्थ, कोई सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, अतः ये निरर्थक शब्द होते हैं। देखिए जब यहाँ पे क्या होता है, निरर्थक शब्द भी कहा जाता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2, यौगिक। क्या कहा है यहाँ पे, यौगिक शब्द कहा है। अब यौगिक कैसे होते हैं, दोनों शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद भी अर्थ प्रकट हो जाए, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। देखिए ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, अगर हम उसको खंड कर दें, अलग कर दें, तो भी उनका अपना अर्थ होता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे विद्या प्लस आल्य यहाँ पे लिखा है, तो विद्या बहन की शिक्षा हो गया और आल्य हो गया स्थान, तो शिक्षा का स्थान यहाँ पे हो चुका है। दोनों अलग अलग भी है और साथ में जुड़ जाएंगे तो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। क्या समझिए, अर्थ सहित वाले शब्द हो जाएंगे, तो इसे कहा गया यौगिक शब्द। अनु प्लस शासन, तो ये भी आपको याद रखना है। अनु प्लस शासन, अनु का अर्थ होता है बच्चों बाद, क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, तो बाद होता है और शासन, तो बाद वाला शासन, तो शासन बड़ा होता है, अनुशासन यहाँ पे आपको याद रखना है। उसी बात, हिमालय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आल्य का अर्थ होता है स्थान, तो बर्फ का स्थान, दोनों के अर्थ हैं। देखिए इसका बर्फ हो चुका है, ठीक है, और इसका अर्थ हो चुका है स्थान। दोनों का क्या है, अर्थ है, लेकिन इसको जोड़ भी देंगे तो फिर भी अर्थ हो जाएगा। हिमालय यानी कि बर्फ का स्थान यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी। क्लियर है, परम औषधि, तो परम प्लस औषधि यहाँ पे लिखा है, तो अलग अलग है तो भी अर्थ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, परम प्लस औषधि बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, क्या लिखा है बच्चों, पुस्तक प्लस आल्य, दोनों अलग है, पुस्तक अलग है, आल्य अलग है। किताब का स्थान, किताब पढ़ने का स्थान, यहाँ पे किताब रखने का स्थान है, तो पुस्तक प्लस आल्य किताबों का स्थान हो जाएगा। दोनों के अर्थ हैं और साथ में जुड़ने के बाद भी अर्थ हो जाएंगे, तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द।
अभी यहाँ पे लिखा है योग रूढ़। देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, कैसे होते हैं, यौगिक, किंतु अपने सामान्य अर्थ को नए प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि दोनों अर्थ कैसे होंगे, गौण होंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, और तीसरे शब्द विशेष अर्थ निकालेंगे, तीसरे शब्द का विशेष अर्थ निकालेंगे, उसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते बच्चों अगले पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा पंकज, तो पंक प्लस जय लिखा है, जहाँ पे पंक का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है बच्चों, पंक का अर्थ होता है कीचड़ या पंकिल इसको कहा जाता है, और यहाँ पे जय का अर्थ होता है जन्मा। क्या, जय का अर्थ होता है जन्मा या उत्पन्न हुआ, या आपको याद है, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। कैसा बच्चों, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म को लेता है, कमल के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कमल। तो दोनों शब्दों के अर्थ है, लेकिन कैसे हैं, उनका कोई अपना अर्थ नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे इसको, एक तीसरे शब्द की, विशेष शब्द की, और यहाँ पे इसको अर्थ का अर्थ बताएगा, विशेष तीसरे शब्द का यहाँ पे अर्थ का बोध करता है, तो उसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। क्लियर है। चलिए, अभी यहाँ पे लिखा है दशानन। देखिए, दस क्या है, 10 आ चुका है। आनन यानी कि सिर। क्या, आनन यानी कि सिर, जिसके हैं 10। ठीक है, क्या है, 10 है सिर जिसके, क्या, 10 है सिर जिसके, अर्थात राम। तो यहाँ पे रावण अन्य, ठीक है, क्या है, रावण की बात में करें, लेकिन अन्य उदाहरण क्या है, जलज है, लंबोदर है। बच्चों क्या लिखा है, ये लंबोदर है, लय है, क्या है, लंबोदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। श्री गणेश के लिए यहाँ पे कहा गया है चक्रपाणी, मुरलीधर। तो यहाँ पे सब कैसे हो जाएंगे बच्चों, योग रूढ़ शब्द होते हैं, और इसमें इसकी पहचान है, नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। बहुव्रीहि समास। क्या बच्चों, बहुव्रीहि समास योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। कैसे होते हैं, योग रूढ़ के शब्द, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं सभी बहुव्रीहि समास। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शब्द शक्ति। क्या बच्चों, शब्द शक्ति। तो यहाँ पे पढ़ेंगे शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद, प्रत्येक शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता है, जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। कैसे होता है, शब्द के अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा समझ लेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, सामान्य शब्दों में, शब्द के अर्थ बोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द के अर्थ बोधक को, यानी कि शब्द के अर्थ का बोध जो कराए, उसके आधार पर उसको शब्द शक्ति कहते हैं। इसके लिए मम्मट महोदय ने व्यापार, क्या, मम्मट महोदय ने क्या कहा, इसे व्यापार कहा, व्यापार शब्द कहा। शब्द को क्या कहा यहाँ पे, मम्मट महोदय ने इसको व्यापार शब्द कहा है। लेकिन क्या बता, जबकि पंडित विश्वनाथ ने शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, इसको क्या कहा है, शब्द शक्ति ही इसको माना है। ठीक है, अब देखिए जानेंगे यहाँ पे शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। शब्द शक्ति के 3 भेद है। कितने बच्चों, 3 है। कौन कौन से बात करते हैं यहाँ पे। नंबर 1 अभिधा। देखिए अभिधा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मुख्यार्थ होता है। इसमें जो भी होता है मुख्य यानी कि कर्ता के बारे में कहा जाए, करने वाला खुद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्यार्थ। इसको कहा जाता है लक्षण। ये लक्षण, जिसके अंदर लक्षण दिखते हो, कहते हैं ना, तू तो बैल है, तू तो उल्लू है, तू तो शेर है, तू तो गीदड़ है, तू तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे उसके लक्षण बताएंगे, उसके जैसे लक्षण बताएंगे यहाँ पे। व्यंजना। देखिए व्यंजना क्या होता है, एक ही शब्द यहाँ पे एक वाक्य की जो अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने कहा शाम हो गई, तो शाम का मतलब क्या है, घर लौटने का समय है, डिनर का समय है, या ऑफिस बढ़ाने का समय है, छुट्टी का समय है। तो यहाँ पे क्या है, दूध निकालने का समय है, पशु के घर वापस लौटने का समय है। तो ये क्या होता है, व्यंजना होता है। व्यंग्यार्थ इसका हो, क्या, व्यंजना। यहाँ पे क्या, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ पता चलता है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं व्यंजना। क्लियर।
चलिए चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जानेंगे अब अभिधा। नंबर 1 की बात करें, अभिधा। देखिए अभिधा, अभिधा शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। कैसा? सामान्य प्रचलित अर्थ हो। जैसे अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं बच्चों? वाच्यार्थ। क्या? वाच्य मतलब बोलना। वाच्य का अर्थ होता है वॉइस, आवाज। ठीक है, तो वाच्यार्थ यानी कि बोलने का अर्थ यहाँ पे निकलेगा। अभिध्यार्थ, क्या बच्चों? अभिधाया, अभिध्यार्थ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी इसका अर्थ निकलेगा, या इसको कहा जाए मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ यहाँ पे से निकलने वाला है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसको वाच्यार्थ भी कहा जाता है। क्या होता है? जब इसका अर्थ प्रकट किया जाता है। अभिधा को वाच्यार्थ कहा जाता है, अभिध्यार्थ कहा जाता है, और मुख्यार्थ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, घोड़ा दौड़ रहा है। देखिए अब बात करें, घोड़ा दौड़ रहा है तो दौड़ने वाला कौन है बच्चों? मुख्य अर्थ किसका निकला? घोड़े का निकल रहा है। इससे ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ कहा जाता है। दौड़ने वाला कौन है? यहाँ पे घोड़ा है। इस वाक्य में घोड़ा वाच्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है? देखिए अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों का अर्थ शब्द का बोध कराती है। ये आपको याद रखना है। अभी आपने पढ़ा था योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक, और योग रूढ़ शब्द पढ़ा था, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। जैसे पानी लिखा है तो पा अलग करा, नी अलग करा तो रूढ़ शब्द हो गया, मी अलग करा, जय अलग करा, रूढ़ शब्द हो गया। अब जैसे पानी गिलास में रखा है तो पानी किस में रखा है? गिलास में रखा है। पानी मेज पर रखा है तो किस पे रखा है? मेज पे रखा है। तो रखा जाने वाली क्या चीज है? पानी है। मेज है, मेज कमरे में रखी है तो मेज कहाँ रखी है? कमरे में रखी है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, पेड़ कट गया, पुस्तक यहीं रखो, कमल खिल गया, विद्यालय खुल गया, हिमालय में बर्फ जमी है। हिमालय बर्फ से ढक गया तो कौन ढक गया? तो बर्फ से कौन ढका? हिमालय ढक गया। पुस्तकालय, पंकज, जलज। ठीक है, दशानन, चक्रपाणी आदि। ये शब्द कैसे हो जाएंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? तो अभिधा शब्द के अर्थ अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? चलिए बहुत ही शानदार। चलिए इसके कुछ उदाहरण तो वो सीख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। आचार्य भट्टनायक के अनुसार रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। कैसा है? रस की अनुभूति। जैसे लक्षणा, व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। किस पे होती है? अभिधा पे आश्रित होंगी। देखिए अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है, यानी कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले क्या आएगा? अभिधा आएगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे कविदेव। तो कविदेव ने इसकी पुष्टि की है। किसकी? कविदेव ने इसकी पुष्टि की। अभिधा उत्तम काव्य है। कैसा है? उत्तम, उत्तम काव्य है। मध्यम क्या है बच्चों? लक्षणा। ठीक है, और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। व्यंजना कैसी है बच्चों? तीसरे स्थान पे आएगी। ये भी आपको याद रखना। और किसका होगा? अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसमें क्या था? उल्टी होती है। कहावत कैसी उल्टी होती है? जिसके हम अर्थ बहुत सारे निकालेंगे, और उल्टी कहत नवीन, यानी कि नई नई बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। जैसे हमने कहा शाम होगी तो शाम का मतलब अलग अलग अर्थ हो जाएगा। चलिए अभिधा के यहाँ पे उदाहरण है। देखिए बहुत ही आसान है। सड़क देखकर पार करनी चाहिए। अब देखिए क्या पार करनी चाहिए देखकर यहाँ पे कहा है, तो बच्चों सड़क की तो अभिधा है। मुख्य अर्थ किसका बनना है? सड़क का बनना है। सड़क के बारे में यहाँ पे कहा है देखकर पार करनी चाहिए। क्या? सड़क। इसे कहा जाता है अभिधा, और इसको क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहा जाता है, या इसको मुख्य अर्थ कहा जाता है। ठीक है, या इसको अभिधेयार्थ कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए पानी बरस रहा है तो क्या बरस रहा है बच्चों? पानी बरस रहा है, तो अभिधा क्या हो गया? यहाँ पे पानी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विद्यालय खुल गए। तो क्या खुले हैं? विद्यालय खुल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए नंबर 2 की बात। देखिए तो अगले पॉइंट पे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब जानेंगे यहाँ पे, देखिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो किस किस माध्यम से आप जुड़ेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, इस पे क्या करेंगे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे बच्चों, कहाँ पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद अपने उसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमारे ऐप पर जुड़ जाएंगे। और वो साथ ही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है, आप इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ई बुक और नोट्स बुक यहाँ पे अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज दी गई है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के बाद अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो यहाँ पे कमी आती है तो उनको आप सुधार सकते हैं। ऑनलाइन क्विज, क्या बच्चों ऑनलाइन क्विज है, तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस, डेली क्विज, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डेली क्विज कराए जा रहे हैं जिससे आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता जल्दी बढ़ जाए और आप इसे अच्छे से कर सको और आपको तरीका पता चल जाए कि आपको कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आप हमारे साथ कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ज्वाइन विद अस, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, तो आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेंगे आप सभी, तो इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, इंस्टाग्राम है और यहाँ पे लिंक्डइन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।